आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात करें एक ऐसी शख्सियत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आप विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी अपना कार्यकाल रह चुका है आपका और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। जोशी साहब, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। जी सर, किस तरह से देख रहे हैं अभी प्रेजेंट परिस्थितियों में सरकार को, किस तरह से देख रहे हैं? 2.5 साल हो गए बीजेपी सरकार को, आपका क्या कहना है विपक्ष के होने के नाते? नहीं, इसमें ज़्यादा जो कमेंट है वो तो मेरा पार्टी के अध्यक्ष और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका ही है जी। मेरा तो ये है कि जो जनता की अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए उस प्रयासों में वित्तीय संसाधनों की यदि कमी होती है तो प्रदेश तेज गति से आगे नहीं बढ़ता। आशा करते हैं कि जन आकांक्षाओं की जो अपेक्षा थी उनके अनुरूप जो काम किए जाने चाहिए वो अभी लग नहीं रहे। लोगों को तब सरकारी अधिकारियों को समय तनख्वाह नहीं मिल रही है। मेडिकल का एक बहुत बड़ा जो किस तरह के कौन से डिपार्टमेंट में नहीं मिल रही सर, अगर आप मैंने कहा मोटे रूप से जो है जानकारी है। लेकिन मैंने कहा मैं जनरली मेरा अपना दृष्टिकोण है, इसमें मेरी पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन, MLA जो अपना कर्तव्य वो अपना निर्वहन करते हैं। मैं जनरली सरकार के इस संबंध में मैंने अपने सेल्फ डिसिप्लिन बना रखा है। पार्टी के संबंध में अपना काम करना, इस बारे में जिनकी जिम्मेदारी वो बराबर समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधानसभा में जनता की जो तकलीफ है उनको उठा रहे हैं। वो इस बात से दृष्टिकोण करता है कि जिस तीव्र गति से लोगों की अपेक्षा थी कि राजस्थान विकास करेगा वो आकांक्षाएं भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप भी विभिन्न मंत्रालयों को देख चुके, स्टेट हो या सेंटर में भी देख चुके, किस तरह के मंत्रालय चलते हैं और अभी किन परिस्थितियों में चल रहे हैं? मैं वापस, क्योंकि आप अपोजिशन में हैं तो इस तरह के सवाल बनते हैं और क्या कहना है आपका? और मैं समझता हूँ कहीं आपको भी कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मतलब जिस तरह से कुछ देख रहे हैं आप भी कांग्रेस में अभी संगठन में? इस संगठन में जो काम है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमें काम दे रहे हैं जी, जो भी हमारी भूमिका उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संगठन के मजबूत करें। नीचे से बूथ लेवल पर ये काम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसमें मैं भागीदारी निभा रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान के संदर्भ में बहुत चिंता करने की आवश्यकता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी खर्च ही 51% हुआ है। जो अन्य प्रदेश हैं, जिन प्रदेशों में डेवलपमेंट तेज गति से हो रहा है, उस दृष्टि से हम देखें तो हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, कैपिटल करने की हमारे पास स्थिति नहीं है। तो ये राजस्थान के विकास के लिए ठीक नहीं है। और संगठन में जो भूमिका है उसमें हर एक का अपना जिम्मेदारी होती है। मैं आज कांग्रेस पार्टी में जो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो निर्देश देती है उसमें भागीदारी लेकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो एक कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब आपने कहा 51% हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, या हमेशा ही ऐसा होता है या मतलब पूर्व सरकार में आ रह चुके, तो थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। भाई आप देखिए अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो 3 प्रदेश हिंदुस्तान के अच्छे हैं जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। वो इस बात का इंगित करता है कि उनके प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे ढंग से खर्च हो रहे हैं। जिन प्रदेशों में बजट लोन लिया जा रहा है उसमें राजस्थान एक इतना स्टेट आया जिसकी बहुत ज़्यादा लोन ज़्यादा ले रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। ये किसी प्रदेश के विकास के लिए अच्छे संकेत नहीं। वर्तमान में संगठन की बात करें, कांग्रेस के संगठन की बात करें, तो नेशनल लेवल के संगठन में जो अभी चीज़ें हो रही है, अभी बांग्लादेश में जो कांग्रेस की व्यवस्था रही है, मैं समझता हूँ कि उससे बेटर हो सकती थी। और भी कई जगह, केरल में ठीक है पोजीशन में, लेकिन और भी कई जगह डिस्टर्बेंस रहा। तो क्या इस संगठन को और बेटर किया जा सकता है? क्या कमियाँ हैं जिनको योगी सरकार जाने के 2014 के बाद संगठन की स्थिति गिरती चली जाती है, मजबूती कमज़ोर होती जा रही है कांग्रेस की? नेशनल पार्टी जो लेवल रखता था, जो उस समय 8, 10, 15 स्टेट में थी, आज न गिलने मतलब शून्य के बराबर हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव के परिणाम के अनुसार के आधार पर किसी पार्टी की क्षमता का आंकलन नहीं किया जाना चाहिए। ये बात सही है। ये बात सही है कि आज देश में अलग प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं है। इसमें एक मूल कारण होता है कि जो संगठन का जो नए लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है, यंग पॉपुलेशन आ रही है,
उनकी नीड्स को, उनकी एस्पिरेशन को हमें और अच्छे ढंग से संगठन में जोड़ने का काम करना चाहिए। उस काम में हमारे की कमी रह गई है, उस काम को हम नए ढंग से कर रहे हैं। और आने वाले में हम सब समय देखेंगे कि खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो अपना पुराना वैभव था उसको फिर प्राप्त करेगी। आप युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी युवाओं को आपने संभाला है, तो कहीं ना कहीं युवा कमज़ोर पड़ा है। युवा इस पार्टी से अभी उस लेवल पे कनेक्टेड नहीं है जिस लेवल पे 15-20 साल 30 साल पहले हुआ करता था। जो जज्बा हुआ करता था युवाओं का कांग्रेस के साथ, वो कहीं ना कहीं पीछे मतलब कमज़ोर पड़ा है। नहीं, संगठन में जो नई जनरेशन है उसको जो हिस्ट्री का जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी नहीं देने के कारण जिस तरह की धार्मिक भावनाओं को उभार कर उनको इमोशंस को चार्ज करके हम लोगों का वोट ले रहे हैं। लेकिन धर्म, आस्था ये व्यक्तिगत जीवन के मापदंड है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त करे। पर हमने जिस संविधान की कल्पना की उस संविधान में इस देश में विविधता है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबको साथ देकर देश का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले देश की क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 के पहले ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसमें भारत ने अपनी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की हो। वैज्ञानिक क्षेत्र में ले लो, हमने परमाणु बम पहले बना दिया था, एटलांटिका में पहले चले गए थे, ये एटलांटिका में जाने का हमने कर ली थी, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। हमारा जो आज की डेट में प्रोडक्शन कितना था एग्रीकल्चर का, हम आज उसमें आत्मनिर्भर हुए हैं। एक ज़माना था PL 480 का गेहूँ यहाँ पर आता था। हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 35 साल से ज़्यादा आदमी की उम्र नहीं थी, हमने वो प्राप्त किया। एजुकेशन का स्तर क्या था, हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। ये 2014 के पहले हम कर चुके हैं। लेकिन धार्मिक भावनाओं से उभार कर इमोशन से आप सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन संगठन सरकार को चलाना बहुत कठिन काम है। इसलिए आज देखा आप, आज जिस दुनिया की जो परिस्थितियां बदली है उस परिस्थिति में हमारे देश की स्थिति क्या बन गई। हम ऐसे संकट में आ गए आज की डेट में, आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए हमें तकलीफ आ गई। यदि हमारे उस समय के नेताओं की दूरदृष्टि नहीं होती तो आज दुनिया के डेवलप कंट्री में हमारा नाम नहीं होता। हमारे देश के नेताओं ने कल्पना की, तभी मिक्स इकोनॉमी है, आज हमारी GDP आगे बढ़ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं उन्होंने सारी दुनिया की अलग अलग चुनौतियों का मुकाबला करके देश को आगे बढ़ाया। आज जिन परिस्थितियों में आ गए हैं वो इस बात का इंगित है कि इस देश में जो संकट पैदा हुआ है, संकट पैदा होने जा रहा है, उस संकट में यदि हमारा नेतृत्व ठीक ढंग से चीज़ों को एंटिसिपेट करता तो यह तकलीफ नहीं आती। तो भावना और संगठन और सत्ता, इनको लेने के लिए जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें लोगों को एजुकेट करके यदि हम वोट लें और उसके आधार पर नीति बनाएं तो एक देश अलग ढंग से आगे बढ़ता है। और धार्मिक भावनाओं के अनुसार हम सत्ता माना जाए, सत्ता में आ भी जाए तो देश को चलाना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए लोकतंत्र वैचारिक आधार पर चलता है, लोकतंत्र नीतियों पर चलता है। हर पार्टी नीतियों के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी बात को कहकर सत्ता में आए तो वो देश तेज गति से आगे बढ़ता है। हम मूल्य तो हमारे अलग, संवैधानिक व्यवस्था अलग, हमें देश में विविधता है, उस विविधता को ध्यान में रख के आगे बढ़ाना। हम केवल एक धर्म के आधार पर सत्ता में आ जाए तो फिर वो देश को चलाने में कठिनाई आती है। ये बात तो माननी पड़ेगी सर कि मोदी जी के आने के बाद पहले भी सरकारों ने अपना वो दिया है, डिलीवर किया है। जो भी कांग्रेस सरकार रही, BJP सरकार रही या अन्य कोई सरकार रही, सेंटर की बात की जाए तो, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आंकड़ों में भी सुधार दिख रहा है। और कहीं ना कहीं फील्ड में भी, चाहे रोड की कनेक्टिविटी ले लो, चाहे रेलवे की ले लो, कांग्रेस सरकार में भी काम हुआ है। लेकिन थोड़े आंकड़े और बेटर होते गए हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, आंकड़े भी अच्छे हैं, तो कमी कहाँ। अगर धार्मिकता के बात करें तो ये चीज़ें होती आई है देश में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संगठन कांग्रेस का किस तरह से इस लेवल पे, इस कमजोरी में, जो 75 साल में सबसे कमज़ोर संगठन की स्थिति हो गई, उस पर आपका क्या कहना है कि सेंटर उसको मैनेज नहीं पाया। जो सेंटर में जो लीडर्स हैं, क्या नए लोगों को आगे आके या नए लोगों को, उनको संगठन को देके कांग्रेस को क्यों नहीं आगे लाना चाहिए? नए लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को। महिला आरक्षण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं हो पाया उसमें। जो पक्ष का कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने उसमें सहयोग नहीं किया, नहीं तो हो जाता। तो कहाँ बुराई थी अगर महिला बिल पास हो जाता? मैं तो बढ़िया है, संगठन के साथ अगर गवर्नमेंट में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो मजबूत आएगी व्यवस्थाएँ। आप सही संदर्भ में नहीं कर रहे। महिला बिल कौन लाया?
महिला बिल किसने पास किया? सर्वसम्मति से इस देश में महिला बिल पास हुआ है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी अभी आज की सरकार है, उसने एक राइडर डाल दिया। तब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप तुरंत प्रभाव से महिला बिल को लागू करो। उस समय लागू नहीं किया, उन्होंने कंडीशन डाल दी कि पहले हम सेंसस कराएंगे, डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला लागू होगा। तो भी किसने रोका था ये? आज रूल तो यही कहता है कि नहीं कहता है, रूल नहीं कहता है। ये सही सूचना जनता को देनी चाहिए। इस देश में महिला बिल लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा बिल लाई, जब राज्यसभा में कोई बिल लाया तो बिल खत्म नहीं होता है, और बिल सर्वसम्मति से देश में पास हुआ है। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से लागू करिए। तब भारतीय जनता पार्टी ने उसको सहमति नहीं व्यक्त की। उस बिल में उन्होंने कंडीशन डाल दी कि महिला बिल हम लागू करेंगे, पहले सेंसस होगा और डिलिमिटेशन होगा। ये काम किसने किया? ये जनता के सामने होती है। भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। तो बिल महिला बिल को लागू करने का काम किसने रोका? महिला। तो फिर आप आज की डेट में क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप उस बिल को अमेंडमेंट करके ये नहीं ला रहे थे? महिला बिल लाने के नाम पर पूरी व्यवस्था को बदलाव करने का काम करना चाहते थे। ये महिला बिल के नाम से डिलिमिटेशन करने का काम करना चाहते थे, जो उनका उद्देश्य एक अलग तरह की 29 में हो गई ना डिलिमिटेशन जो उन्होंने असम में किया है, जो जम्मू कश्मीर में किया। जाके आप देखिए जो असम में उन्होंने डिलिमिटेशन किया है, वो डिलिमिटेशन में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 लाख वोटर है, दूसरी 5 पार्टियां कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ही वोट है। तो आप इस तरह का डिलिमिटेशन करके हो सकता है क्या? मतलब प्रैक्टिकली कमीशन को रिपोर्ट करेगा तो आप क्या कर सकते हो? उसमें कमीशन किया ना, आप जम्मू कश्मीर और असम को जाके ऐसा तो कुछ एक क्षेत्र में, कुछ एरिया में, जो रिपोर्ट में भी देख रहे थे, कुछ एरिया में मतलब अलग अलग स्टेट लेवल पे एरिया में नहीं होता है। डिलिमिटेशन कमीशन जो रिकमेंडेशन करता है उसमें कोई अपील नहीं होती है। अच्छा, उस पे कोई अपील नहीं होती है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जैसा करना चाहते हैं उसका पहला उन्होंने झांकी बता दी असम में। और कमीशन में केवल सरकार के पक्ष के लोग होते हैं या सामने वाली विपक्ष में भी लोग? कमीशन में जो जिस तरह की देश में स्थितियाँ बनी है, आज जुडिशरी नहीं है, आज ईडी नहीं है, आज सीबीआई नहीं है, सब चीज़ें हैं ना। पर जिस तरह का कमीशन बनाकर जो डिलिमिटेशन किया, वो एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर और असम का है, जिसमें अपने सुविधा के अनुसार उन कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह से बना दिया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दूसरी संख्या कम बढ़ जाए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के धार्मिक लोग एक तरफ जा जाए, उनकी संख्या कम हो जाए। इस तरह का डिलिमिटेशन करने की मंशा के पीछे ये बिल सारा अटका है। जैसे संसद में अमित शाह जी ने आंकड़े जो पेश किए हैं, उनकी कहीं ना कहीं वो फिगर के साथ उन्होंने दिया है परसेंटेज, कि ये परसेंटेज बढ़ा ही है असम के लोगों का या पश्चिम बंगाल के लोगों का, अलग अलग जगह। आप कंफ्यूज कर रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। बिल ये लाए, कंफ्यूजन मैं स्पष्ट जानना चाह रहा हूँ। बिल क्या लाए? बिल ये लाए थे कि जो प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सीटें हैं किसी प्रदेश की, उसकी 50% बढ़ाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड इट, दो कंफ्यूज नहीं करें। जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की जो सीटें हैं हर प्रदेश की, उनका 50% बढ़ाकर 543 सीटों को 830 पे कर रहे थे, 250 ये ला रहे थे। ये बिल नहीं है। पर जो कानून लिखा हुआ है इस देश में, संविधान में क्या लिखा हुआ है? एक आदमी का एक वोट। उसको कैसे रोकोगे आप? मूल जब तक संविधान में अमेंडमेंट नहीं करो तब तक ये चीज़ नहीं कर सकते थे। आप जो बिल लेके आ रहे थे, लेकिन जब डिलिमिटेशन होता और जो सेंसस होती है डिलिमिटेशन उसके बाद होता, तो उसके अंतर्गत सारी जो स्टेट की है वहाँ भी संख्या बदलती, क्योंकि संविधान के अंदर जो अधिकार दे रखा है उसमें इस देश के हर आदमी को एक देने का वोट देने का अधिकार है। तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि यूपी के वोट यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा संख्या के लोग सांसद बनेंगे। इसको कैसे बदल सकते हो आप? तो सही बात नहीं बता रहे हो। इस देश में जो कानून बना, संविधान बना हुआ है, उस संविधान के अंतर्गत जब भी सेंसस होगी तब सेंसस में अलग अलग प्रदेश की अलग अलग जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या अलग अलग होगी। इसीलिए इस देश में 20 साल से इसको फ्रीज कर रखा था। वो तो एक टाइम होता है ना, टाइम फिर आप कंफ्यूज करें, मुझे अच्छा लगता नहीं। हर 10 साल में सेंसस होगा लिख रखा है। इसको जब इस देश में जनसंख्या का कंट्रोल हुआ, तब जनसंख्या का कंट्रोल होने से साउथ में जो जनसंख्या, उन्होंने अच्छा काम किया, परिवार ने न्यूनतम, उनकी संख्या कम हो गई। नॉर्दर्न इंडिया में एक नहीं हुआ तो संख्या बढ़ गई। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी सरकार ने, दोनों सरकार ने
उसको सेंसस को 1971 के सेंसस को फ्रीज कर दिया। ओके, उस फ्रीज के उस फ्रीज के कारण ये स्थिति बनी। पर जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जब भी सेंसस होगा तब इस देश में हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार है। जब एक वोट देने का अधिकार है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पार्लियामेंट मेंबर कम होंगे ज़्यादा होंगे, तो केरल में ज़्यादा होंगे कम होंगे, कम ही होंगे, तो फिर उसको कैसे बदल सकते हो? उसको रोकने के लिए ये बिल लाकर जो उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया, ये हकीकत है, जनता को समझना चाहिए। जी 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 जी। एक आखिरी आम जन के लिए और भाजपा के लिए और इवन मैं कहूँगा कांग्रेस संगठन के लिए भी आप अपना सुझाव व्यक्त करें। नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी को भी इस देश में अपनी नीति का प्रतिपादित करके वोट देने का अधिकार है। हर राजनीतिक पार्टी का यही हमारे देश के संविधान की कल्पना थी कि लोग नीति बनाकर लोगों के बीच में जाएंगे और वोट लेंगे। पर आस्था का देश है, धर्म के आधार पर वोट लेकर आप सत्ता में आना चाहो तो सत्ता में आ सकते हो आप, लेकिन आप जनता के विश्वास को लेकर आगे बढ़ने का काम बहुत कठिन काम है। इस देश में विविधता है, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदी बोलने वाला भी, गुजराती बोलने वाला भी, मलयालम बोलने वाला, उन सब आदमियों को साथ लेकर आपको देश को चलाना। एक तरफ आपको नहीं एक ही खान पान होगा, एक ही धर्म होगा, एक ही देश विचारधारा होगा, ये इस देश में ये व्यवस्था नहीं थी। इसलिए इस देश को एक रखकर साथ लेकर चलना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, हर पार्टी को संविधान के अंतर्गत अपनी नीतियों को बनाकर जनता के बीच में जाना चाहिए और उनके आधार पर देश को हम आगे बढ़ाएं। ये काम करके हम वोट लेते हैं तो निश्चित तौर पर देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। बाकी हम इस देश आस्थाओं का देश है, बरसों से सब जानते हैं, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ पर सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये धार्मिक देश है, यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, गिरजा में जाने वाले लोग हैं। सभी लोगों को साथ लेकर हम नीति बनाकर आगे बढ़ें तो देश तेज गति से आगे बढ़ता है। अन्यथा यदि हम एक ही धर्म को आगे बढ़ने का काम करेंगे तो जो समाज की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ाहट होती है। जी हाँ, जोशी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य रखा और अपने विचार रखे और संगठन के लिए और सरकार के लिए भी एज ए विपक्ष के रूप में होते हुए, तो हम उम्मीद करेंगे इसी तरह के सुझाव और आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे और आम आदमी को आपके जो पास्ट रहा है उसकी जानकारी और उसकी जानकारी के हिसाब से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।